अजीज़ान अमन, असल जो जंग चल रही है इस वक्त दुनिया में, अगर आपको लग रहा है कि वो कोई फौजी जंग चल रही है, मिलिट्रीज की जंग चल रही है, तो वो तो चल रही है। लेकिन असल जंग जो है, आपको पता है कि वो पैसे की चल रही है, फाइनेंशियल सिस्टम्स की चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो अमेरिका की हेजमनी है, पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है, उसकी चल रही है। और उसमें अमेरिका हार रहा है, क्योंकि हाल ही में बताया गया कि जनाब, जो अमेरिका का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, उसके मुकाबले में, जिसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, खामोशी से ब्रिक्स सिस्टम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और इनके साथ बहुत से ममालिक हैं जो कि दुनिया की 45% आबादी है, वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम को। और इसकी वजह से कहा यह गया कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने। और अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो प्रूवन रिजर्व है, दुनिया के 20% प्रूवन रिजर्व है, सबसे बड़ा रिजर्व है। और उसके होते हुए आपको मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है, और पेट्रो डॉलर जो है वो महफूज रहेगा, क्योंकि वहां से तेल निकाल के हम खुद बेचेंगे अमेरिका के अंदर। लेकिन सदर ट्रंप को जो रिपोर्ट इस वक्त प्रेजेंट की गई है, जो मेजर्स हैं, ऑयल मेजर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को यह बताया है कि जनाब, वेनेजुएला के अंदर तेल तो मौजूद है, कोई शक नहीं है, लेकिन दो मसले हैं। एक तो वेनेजुएला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा बोसीदा है कि वहां हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मौजूदा तेल का जो रेट है, $60 तकरीबन के आसपास बैरल, उसके ऊपर वारा ही नहीं खाता ये इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में करने का। एक ये इशू है। दूसरा, वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत ज्यादा गंदा तेल है। तो अब जाहिर बात है कि तेल की कहानी जो है वो यहीं पे उड़ान पर जो है वो उठाने से पहले ही ठुस हो रही है एक तरफ। और दूसरी तरफ खामोशी से ब्राजील ने ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया है, और इसके ऊपर ना अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है, ना वेस्टर्न मीडिया बात कर रहा है। और ये पैसा जो है, स्विफ्ट सिस्टम जिसके तहत पूरी दुनिया का इस वक्त निजाम चल रहा है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी अमरीकी डॉलर है। आपने किसी को कोई भी पैसा देना है, वो न्यूयॉर्क से होके ऑनलाइन जाता है, तो उसकी एक फीस, और जब कटती है, चाहे तो चंद पेनीज ही क्यों ना हो, लेकिन जब पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं, तो पेनी भी काटी जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होती है अमेरिकन बैंक्स के तरफ जब ये सिस्टम जाता है। लेकिन अमेरिकन बैंक्स का जो सिस्टम है उसको ब्रिक्स सिस्टम ने बिल्कुल आउट कर दिया है। इसी वजह से चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ब्राजील के खिलाफ जो है वो असल कहानी, अब वेनेजुएला वेनेजुएला तो सुन रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो भी शायद अमेरिकन एम्पायर को इस वक्त नहीं बचा पाएगा। और अमेरिकन एम्पायर को जो असल चैलेंज है वो ब्रिक्स की तरफ से है। और वेनेजुएला के ऊपर अटैक के बाद ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम को चालू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो ये तज्जिया पेश करने लगा हूँ, एक डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश करने लगा हूँ, ये बेसिकली जो है ये एक ऐसा ग्लोबल मौजू के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आम तौर के ऊपर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें मिर्च मसाला चाहिए, वो मिर्च मसाला तो शायद यहाँ के ऊपर नहीं है, लेकिन जो हकीकत के अंदर ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, ये असली जंग है जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है। जैसे वर्ल्ड वॉर अगर इसको आप कहोगे तो बिल्कुल ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एनर्जी डोमिनेंस की जंग है, ये असल वर्ल्ड वॉर है। लेकिन सबसे पहले चलो वेनेजुएला के ऊपर एक दफा फिर आ जाते हैं। देखो, वेनेजुएला, और मैं अभी जो आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी मैं कोई अपने पास से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर नहीं बता रहा, एक रिसर्च बेस्ड है। आप इसको अगर क्रॉस रेफरेंस करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर ब्लूमबर्ग पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, ब्लूमबर्ग ट्रेड की अगर आप बात करें तो वो इसको बड़ा क्लियर कहते हैं कि जनाब, वेनेजुएला के अगर आप तेल की बात करते हो ना जी, तो वेनेजुएला के तेल के पास जो है वो सबसे बड़ा प्रूव्ड क्रूड ऑयल रिजर्व है। ठीक है, 300 बिलियन बैरल्स के आसपास, जो दुनिया की टोटल सप्लाई का 20% बनता है। लेकिन मसला दोबारा वो है कि जनाब, तेल गंदा है, तेल को एक्सट्रैक्ट करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और ये तेल अब तक पूरी तरह से प्रोडक्टिव भी नहीं हो सका। कहा जाता है कि प्रोडक्टिव नहीं हो सकता तो अच्छी बात है, अब अमेरिका जाके निकाल लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा खराब हालत के अंदर है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। और तकरीबन इस वक्त ये 300 बिलियन बैरल्स के आसपास जो रिजर्व है उसमें सिर्फ 1 मिलियन बैरल पर डे जो है
उसको वेनेजुएला से निकाला जा सकता है, और ये हिस्टोरिकल हाइट से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब बात अमेरिका की जो रीसेंट मूव्स हैं अगर आप उसके ऊपर करते हैं, तो सदर ट्रंप ने वेनेजुएलन तेल के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की, ठीक है। ये आपको नहीं पता तो बहरहाल इसको आप रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो है उस रेवेन्यू का तकरीबन बनता है वो $2.5 बिलियन के आसपास वो बनता है, उन्होंने उसको जो है ब्लॉक कर दिया। और एक डील के मुताबिक वेनेजुएला से अब जो है वो 30 से 50 मिलियन बैरल्स का तेल जो है वो यूएस के पास ट्रांसफर हो रहा है, जिसे यूएस अपनी मार्केट प्राइस के ऊपर बेचेगा जो बैरल कम है, और प्रेजेंट मार्केट प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में मजीद करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएला का मजीद ये भी कहते हैं, जो प्रूवन बात रिपोर्टेड है, जिस तरह वॉशिंगटन टाइम्स में रिपोर्ट की गई, कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएला का जो ऑयल सेक्टर है इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही सिरे से जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये अनइन्वेस्टेबल है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया वॉशिंगटन टाइम्स के अंदर। यानी जब तक लीगल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं आते, बड़ी ऑयल कंपनीज वहां के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अब इसको कवर किया जा रहा है जो असल ग्राउंड के ऊपर है, कि ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू है। प्लस वेनेजुएला का तेल कहा जाता है जी बहुत ज्यादा गंदा है, उसको रिफाइन करने के जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए सऊदी ऑयल जो है वो अब भी इनकी जरूरत है, मिडिल ईस्ट के ऑयल की जरूरत है। और सिर्फ ऑयल की, अगर आप ऑयल सेक्टर की मालूमात से भी यही पता चलता है कि हैवी क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना महंगा और मुश्किल काम है, और जिससे इन्वेस्टमेंट की लागत और मार्केट रिस्क दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यानी जो जिस तरह से वेनेजुएला को बेचा जा रहा है अमेरिका के अंदर, वो दैट इज नॉट द रियलिटी। उसको मार्केट किया जा रहा है, और अब तो उसके ऊपर मीम्स भी अमेरिका के अंदर बनना शुरू हो गई हैं, बड़ा खुल के इसके ऊपर जो है वो अब बात करना शुरू हो गया। तो यहां पे ये फैसला कि सऊदी अरब के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप अब भी रखने पड़ेंगे, सिर्फ एनर्जी प्राइसेस के लिए ये बात जरूरी नहीं है, बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को सस्टेन करना, जो कि यूएस एम्पायर को चला रहा है। नोट है, कागज क्या है, करेंसी क्या है, डॉलर क्या है, मतलब पाउंड क्या है, रुपीज क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है यार, पीस ऑफ पेपर है। उस पीस ऑफ पेपर को आप प्रिंट कर रहे हो और उससे चीजें खरीद रहे हो। वो पीस ऑफ पेपर उस वक्त तक ही चल सकता है जब दुनिया अगले जिसको आप दे रहे हो वो मानता है, और वो पीस ऑफ पेपर तुम्हें तेल खरीद के दे रहा है। ये बात ध्यान के रखना है। ऑयल जो कि बैकबोन इस वक्त कंसिडर की जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले से ही ग्लोबल इकोनॉमी की, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी खासतौर के ऊपर, ठीक है। तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को सस्टेन करने के लिए सऊदी अरब के साथ अमेरिका के मामला ठीक रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ग्रेटर इजराइल वाले मामले के ऊपर अगर आपने गुज़िश्ता रोज का वीलॉग नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए। सदर ट्रंप को कहना पड़ा है नेतन्याहू को कि बच्चा नहीं, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सऊदिया के साथ अपने मामला चलाने, और वो ये ग्रेटर इजराइल वाला चीज जो है उनको हजम नहीं हो रही, और यूएई को भी उसकी औकात के अंदर लाया गया। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर मिस्री जो कि जाके यूएई की अबू धाबी में एमबीजी की गोद के अंदर बैठा हुआ था, उसकी भी इस वक्त बूथी इसलिए बनी हुई है क्योंकि अमेरिका में जो है वो डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं, और इसने पूरी कोशिश की है जाके मोहम्मद बिन सलमान की वापस गोदी में बैठने की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा यल्ला यल्ला ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि दुनिया ने 1970 के बाद से पेट्रो डॉलर सिस्टम को अपनाया है, बेसिकली आपने ये बात समझनी है। और जहां सिर्फ ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, और जिसने यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है ब्रिक्स कंट्रीज, आपको इंडिया के खिलाफ भी खास तौर के ऊपर एक, क्योंकि उनकी तादाद वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ना वो लोग, ठीक है, तो आपको एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बड़ा क्लियरली नजर आएगा। यूएस में भी, यूके में भी, इन कंट्रीज के अंदर टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को, एक हेट्रेड का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये है, मैं नहीं कह रहा, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा क्यों। बिकॉज ये बेसिकली गेम जो है वर्ल्ड वॉर ब्रिक्स की गेम है, ठीक है। अब ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील जिसने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज निशाने के ऊपर हैं। क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स सिस्टम ये 45% ग्लोबल आबादी और 35% ग्लोबल जीडीपी के साथ ये सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जो कि एक पावर बन गई हैं, बनेगी नहीं, बन गई हैं, और एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लेके आ रही हैं। वैसे तो आपका स्विफ्ट सिस्टम आपने नाम सुना होगा, हर जगह स्विफ्ट सिस्टम के ऑल्टरनेटिव एक मल्टीपोलर मॉनेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं,
और इसको इन्होंने एक्टिव ऑनलाइन भी कर दिया अब, ठीक है। जो यूएस डॉलर को की जो डोमिनेंस है, जिसकी वजह से यूएस एम्पायर की डोमिनेंस है, उसको चैलेंज कर रहा है ब्रिक्स पर। और ब्रिक्स का जो है ना पे और इसकी जो अपनी मुल्क की अपनी अपनी करेंसी के अंदर वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे और इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो कोई कलेक्टिव करेंसी इस वक्त बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर वो राजी नहीं है। वो कहते हैं जी हम अपनी अपनी करेंसीज के अंदर एक्सचेंज करेंगे, जो भी एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल आप इकोनॉमिक जर्नल जितने भी पढ़ लें वहां पे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल जो है वो कंफर्म बात है। अब आप सोचिए जरा, ठीक है, अगर ग्लोबल ऑयल ट्रेड स्लोली यूएस डॉलर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो पेट्रो डॉलर का जो बैकबोन रहा है यूएस एम्पायर की, वो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है पेट्रो डॉलर अमेरिकी सल्तनत की, वो रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी तो सल्तनत भी तो हिल जाएगी ना जी। क्या आपने समझा? ये किसी छोटी सी चैलेंज से नहीं हो रहा, बल्कि एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है बहुत बड़ी, जहां चाइना, रशिया, इंडिया और वाइडर ब्रिक्स ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, सिर्फ ये कंट्रीज नहीं है, ये नया फाइनेंशियल नेटवर्क बना रहे हैं, जहां स्विफ्ट और डॉलर को का रोल जो है वो खत्म होता हुआ ऑलरेडी शुरू होता जा रहा है। ये शुरू हो चुका है, ठीक है, और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। वैसे अगर ऑयल प्राइसेस जो है वो मजीद ज्यादा स्टेबल रहती है ना जी, और एक्सट्रैक्शन वेनेजुएला जैसी जगह से जो है वो महंगी है और रिस्की है, तो यूएस कंपनीज को वहां इन्वेस्ट करने को फाइनेंशियल इंसेंटिव कम हो जाएगा, और जाहिर बात है पेट्रो डॉलर तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑयल को रियल कॉस्ट एक्सट्रैक्शन के हिसाब से लो प्राइसेस के ऊपर फिजिबल ना हुआ, तो यूएस और एनर्जी मेजर्स जो हैं उनका प्रॉफिट उनको कम मिलेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी। इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर अमेरिका करे क्या? अमेरिका मिलिट्री माइट है यार, आपने क्या समझा? इतना भी नहीं, वो ना अंडर एस्टिमेट आप नहीं उनको कर सकते। तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे दो मेन ऑप्शन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है ऑलरेडी, ये मैं आपको बता दूं। और इसमें इसके ऊपर चैटम हाउस जो है वो ऑलरेडी बात भी कर रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पे यूके के अंदर, वो इसके ऊपर बात भी करें। पहला ये कि सऊदी अरब और गल्फ नेशंस के साथ जो है वो टाई अप करें, मामला को मजीद मजबूत करें। इसलिए ग्रेटर इजराइल फार्मूला ऑन होल्ड है। दोनों सूरतों में इजराइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त ऑन होल्ड है, बड़ा क्लियर कट बता दिया गया, माफी मंगवाई गई है कतर के जो है वो बादशाह को भी, शाह को भी, सदर ट्रंप की जानब से, नेतन्याहू की जानब से। मैं इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर नहीं आना चाहता इस वक्त। उसको अगर आप देख लेंगे कि ग्रेटर इजराइल वाला जो मामला है उसके ऊपर जो बातचीत हुई है गुज़िश्ता रोज का वीलॉग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि आपको जरा क्लैरिटी आ जाए उसके अंदर। प्लीज उसको जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग है ये चीज, और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। आप जिस भी सेक्टर से आपका ताल्लुक है, ये जानना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। एक तरफ तो ये है, पहला ऑप्शन ये है कि सऊदी अरब और गल्फ नेशंस के साथ टाई अप कर बरकरार रखें ताकि ऑयल प्राइसेस और डॉलर ट्रेड स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर ऑयल प्राइसेस, ये दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, अगर ऑयल प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊंचे होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है, तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन जो है वो बढ़कर आर्टिफिशियल डिमांड को जो है बढ़ा देती हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जंग कोई शुरू हो जाती है, इजराइली ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट के तहत करता है, या यूएई और इजराइल मिलकर अगली गेम करते हैं, पाकिस्तान पीछे मिल जाता है। ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शन है, तो ईरान के तेल का जो है वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट इतना खास कोई नहीं होने वाला। लेकिन ईरान के ऊपर अगर ये हमला करते हैं और वो ग्लोबल रीजनल के अंदर फैलती है, मामला मिडिल ईस्ट के अंदर फैलता है, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाती है। जहां अगर ईरान पे आप हमला करेंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर सकते हैं, जहां से ग्लोबल सप्लाई बहुत बड़ी तादाद के अंदर गुजर रही है, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ईरान पे हमले की वजह से भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है, तो फिर इसको आप बोलते हैं प्राइस शॉक इकोनॉमी बोलते हैं। अगर ये प्राइस शॉक इकोनॉमी को क्रिएट कर दिया जाता है अमेरिकन एक्शंस की वजह से, अमेरिकन ईरान के ऊपर अटैक से, और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करने के लिए जो है वो ठीक है परमिट कर दिया जाता है, उसकी तरफ इतना जोर नहीं दिया जाता, बंद हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, यूएस 7th फ्लीट उसको नहीं जो है वो छेड़ता, ठीक है, कुछ अर्से के लिए भी बंद होती है, जो फिर प्राइस शॉक इकोनॉमी क्रिएट होगी। अब प्राइस शॉक इकोनॉमी अगर यहाँ पे कुछ अरसे रहती है, तो फिर पेट्रो डॉलर और यूएस जियो पोलिटिकल लिवरेज को सस्टेन करना मुमकिन है। ये मैं बात जो कर रहा हूं, ये चैटम हाउस ने इसको बाकायदा तौर के ऊपर स्टडी भी किया हुआ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो अपने पास से नहीं बता रहा हूं, ये बात अपने जहन में रखनी है। तो इसलिए आप वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात करते हैं, असल तो फाइनेंशियल स्फीयर के अंदर लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी ग्राउंड के ऊपर जो मैनिफेस्टेशन है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो सकती है। तब जाके जब आप देखो ना, जब इस वक्त ये सारे के सारे मामला किए जाते हैं, तो फिर आप
प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वेनेजुएला का तेल में $100 बिलियन फिर लगाए जा सकते हैं अगर बैरल जो है वो 100 से ऊपर है, ठीक है, और वो इतने अरसे के लिए हो कि ये प्रॉफिट्स लगा के उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके और मिडिल ईस्ट की सप्लाई को रोका जाए इतने अरसे के लिए। क्या ये हो सकता है? सवाल का जवाब आप दे दें। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है और पॉलिसी मेकर्स, चैटम हाउस को ही दोबारा मैं कोट करके कह रहा हूं कि वो ये सजेस्ट करते हैं कि जनाब अगर ऑयल प्राइसेस लो रहे और ग्लोबल डिमांड शिफ्ट रिन्यूएबल्स की तरफ जाए, न्यू एनर्जी सेक्टर की तरफ जाए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं नो ड्रिल बेबी ड्रिल, ठीक है, वो ऑयल की तरफ ही जाना चाहते हैं। लेकिन अगर रिन्यूएबल की तरफ जाए तो वेनेजुएला जैसा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मतलब एक नई जंग मशरक वुस्ता में पेट्रो डॉलर को सस्टेन करने के लिए थ्रू और वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इट मेक सेंस, एक प्रोपोजिशन है, ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात आखिर में, अगर ब्रिक्स और मल्टीपोलर करेंसीज जो हैं ग्लोबल ट्रेड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जिस तरह ब्राजील ने काम शुरू कर दिया, तो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बैलेंस जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर फंडामेंटली शिफ्ट हो जाएगा। और ये असल वर्ल्ड वॉर है, दिस इज द रियल वर्ल्ड वॉर। ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है, वर्ल्ड वॉर असल जो है वो ये है। अब ये जो सिनेरियो है इसमें आप देखें कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक वॉर इसको बोलते हैं असल वर्ल्ड वॉर को। और यूएस एम्पायर का डोमिनेशन को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिस्ट ने भी इसको छापा है, वो करेंसी जो इस वक्त मॉनेटरी मॉडल है वो स्विफ्ट से ब्रिक्स पे शिफ्ट होने पे है, जिसको ऑनलाइन कर दिया गया है। ब्राजील ने इसको ऑनलाइन करके अमेरिकाज के अंदर भी इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, दबाया जा रहा है। जारी बात है इसके अगेंस्ट कोई ना कोई तो मामलात होंगे। आखिर में ये सिर्फ एक ऑयल स्टोरी नहीं है, आपने ध्यान में रखना है, ये करेंसी डोमिनेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ऑर्डर की बात है। जहां पे पहले डॉलर और यूएस हेजमनी थी, अब वहां मल्टीपल पावर ब्लॉक्स जो है वो उभर रहे हैं, उभरेंगे नहीं, उभर रहे हैं। जैसे अगर यूएस अडॉप्ट न करे तो अगर आप कहते हो ना कि यूएस कहेगा नहीं, इग्नोर करके वो इंडिपेंडेंट जाएगा, यूएस को भी अल्टीमेटली इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। अगर यूएस इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेगा तो यूएस एम्पायर का खात्मा जो है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट ना करके भी यूएस सिस्टम का खात्मा हो सकता है। यूएस बैंक्स अगर इस सिस्टम में नहीं आएंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब भी यूएस एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो बहुत तेजी के साथ होगा। लेकिन इस दरमियान में जो होने वाला है उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि आर्टिफिशियली हाइक ऑयल प्राइसेस को पहले किस तरह दिया गया और अब किस तरह दिया जा सकता है। अगर आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगा है और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं। अमेरिका का एम्पायर असल में खत्म हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी चैलेंज है और अमेरिका इज मच बिगर देन दिस और वो इसको सस्टेन कर जाएंगे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।